ये जो ट्रेन है पहले इसके बारे में जान लीजिए। जबलपुर एक्सप्रेस तकरीबन 1400 किलोमीटर का सफर ये तय करती है और मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र, एक नर्मदापुरम जिसे आप होशंगाबाद के नाम से जानते हैं, दूसरा जबलपुर जो जिसके भेड़ा घाट के लिए जो फेमस है, इन दो जगहों को ये कवर करती है। जबलपुर उसका लास्ट स्टॉपेज है। नमामि देवी नर्मदे, मां नर्मदा मध्य प्रदेश के 16 जिलों से निकलती है। तकरीबन 600 गांव इसके आसपास बसे हुए हैं और जिससे मां नर्मदा का आशीर्वाद मिलता है उसकी सत्ता में वापसी लगभग तय होती है। एक और बात जान लीजिए कि सबसे बड़े रेल नेटवर्क पर सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के साथ गाड़ी बुला रही है, लगातार जारी है। क्या आपके हिसाब से मुद्दे लग रहे हैं? मेरे हिसाब से तो मैं किसान हूं। अभी जो विधानसभा में कमिटमेंट किया था धान को लेके 3100 खरीदेंगे, गेहूं को लेके 2700 खरीदेंगे, वो कमिटमेंट कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि गेहूं ये 2700 खरीदेंगे या जो अभी बजट आया है उसमें भी इसका कोई प्रावधान नहीं है। फंडिंग ही नहीं होगी, पेमेंट कहां से करेंगे ये लोग? कमिटमेंट कुछ करते हैं, होता कुछ है, वोट लेने के बाद पता नहीं क्या होगा। और ऐसा लगता है कि बस इलेक्शन तक ये सारी चीजें होंगी। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही है। अभी तो इलेक्शन हो भी गया, 3100 का पेमेंट ही नहीं आया धान का, और हो सकता है अभी 2700 खरीद लें गेहूं, क्योंकि इलेक्शन है। इलेक्शन होने के बाद फिर वही ट्रांसपेरेंसी मोबाइल के थ्रू आई है कि आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट आप तहसील में जाके देखिए ना, पटवारी वो भी रिश्वत लेगा, बिना उसके काम नहीं करेगा। आपका कुछ काम नहीं होना अगर आप पैसे नहीं देंगे। हमारे हिसाब से तो सरकार वादे करके वोट लेती है और फिर वादे से मुकर जाती। मोदी जी कह रहे थे गारंटी है 2700 खरीदेंगे, उसके बाद अभी ये बजट आया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि वो खरीदेंगे। वो MSP 2300 रुपये लेंगे गेहूं। अच्छा, आपके यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है इस इलाके की, क्या उसका और बेहतर कुछ किया जा सकता है? एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में और बेहतर कुछ स्कीम लाई जा सकती है? एक्सपोर्ट में तो किया जा सकता है। हाँ। रोड कनेक्टिविटी भी हो गई है अब, और बेहतर स्कीम्स बन सकती हैं। यदि एक्सपोर्ट होने लगेगा तो किसान का मुनाफा बढ़ेगा। हाँ। क्या है, बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है अपने इधर लोकल में, विलेज लेवल पे कहीं कोई रोजगार सुविधाएं नहीं है। योजनाएं निकलती हैं, बंद हो जाती हैं, पता ही नहीं चल पाता, लोगों को जागरूक नहीं है, धीमी है। प्राइवेट में उतनी कंपनियां नहीं है, उतना लोगों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो हर उस लेवल तक जा पाए, और महंगाई उतनी बढ़ रही है कि वो उतने में सरवाइव भी नहीं कर पाते। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं समझता हूँ। बेरोजगारी एक बहुत काफी बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे दबे हुए, लेकिन चर्चा करने से लोग बचते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। नौकरियां बढ़ी तो है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस अनुपात में लोग जनसंख्या बढ़ रही है। नौकरियां तो निश्चित रूप से बढ़ी हुई, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। अभी मुद्दे तो मेरे ख्याल से सब खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। भारत देश के अंदर काम बहुत अच्छा कर रही है मोदी सरकार, और आगे भी इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है हमको। आगे वाली सरकार अच्छा काम करेगी। तो गाड़ी बुला रही है, ये सिलसिला लगातार जारी है। हम कोशिश करते हैं कि तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसका प्रतिनिधित्व मिले, रेल में बैठकर, ट्रेन में बैठकर ही वो राजनीति की चर्चा हो पाए। कई बार जब ऐसा नहीं हो पाता तो हमारी कोशिश होती है कि जिस भी जगह हम जाएं वहां का एक प्रबुद्ध वर्ग हमारे साथ हो, जो अपने स्तर पर मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, एक्सप्लेन करता है और वो सवाल उठाता है जो फिल वक्त डेमोक्रेसी में जरूरी है। तो इसी सिलसिले में बातचीत का हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपका नाम और आपके हिसाब से मुद्दे शॉर्ट में प्लीज। मेरा नाम अखिल मिश्र है, मैं जबलपुर का बाशिंदा हूं। लोकसभा चुनाव के लिए आपने मुद्दे की बात करी है। मैं एक व्यापारी आदमी हूं और हमेशा व्यापारियों के हित में हम लोग बात करते आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार जो भी आए, हम एक मुद्दा बहुत पहले से उठाते चले आ रहे हैं कि हम देखिए, मैं 2 मिनट का समय देंगे आप, मैं संक्षिप्त में आपसे कहूंगा। आप पत्रकार हैं, वकील हैं, सबके लिए कल्याण कोष बनाए हुए हैं कि उन पर कुछ भी आपदा आती है, सरकार अपनी तरफ से कुछ न कुछ उनको सहयोग करती है। हम व्यापारियों के लिए कोई भी ऐसा कोष नहीं है कि जब भी कोई आपदा आ जाए तो हमको कोई राहत मिल सके। तो हम ये मांग करते हैं अपनी कोई सरकार जो आने वाली है और वर्तमान से भी कि सर,
व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करिए। ये व्यापारी जो आपके राजस्व को सबसे ज्यादा भरता है, टैक्स कलेक्टर के रूप में काम करते हैं सर हम। आप कुछ भी खरीदने आते हैं, जीएसटी देते हैं, हम सरकार को भरते हैं, उससे पूरा देश चलता है। उस टैक्स कलेक्टर को कुछ ना कुछ तो सोचिए कि कोरोना जैसी आपदा आ गई, पूरा व्यापार बंद हो गया, उसके बाद भी हमने काम चलाया, कुछ ना कुछ तो हमको राहत दीजिए, व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करिए। ऐसी सरकार को हम चाहते हैं। सबसे बड़े टैक्स कलेक्टर और उनके लिए कोई एक ठोस प्रबंधन नहीं है जैसा कि बाकियों के लिए होता है। आपका नाम और फिर मुद्दा। मैं युवराज जैन गढ़ावाल, महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोषाध्यक्ष हूँ। मैं वर्तमान में जो देश की स्थिति चल रही है वह उसको देखते हुए मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि हमारा देश निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में कुछ अलग हट करके चल रहा है, मगर जिस तरीके इमोशनल मुद्दों को लेकर के, भावनात्मक मुद्दों को लेकर के कार्य किए जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा हमें विरोधाभास है। ऐसा लग रहा है कि फोकस जज्बात पे पूरा है। जज्बात पे पूरा हमारे देश की एकता, अखंडता और हर जात हर धर्म को महत्व और सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान हम चाहते हैं कि वह अक्षुण्ण बनी रहे। और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम दिन रात से मीडिया चैनलों पे, एंकरों के माध्यम से डिबेट पे, और आप भी मीडिया विशेष मीडिया के इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, मैं प्रत्येक मीडिया को चैनल को देखता हूं और जो डिबेट आती है और घूम फिर करके सिर्फ एक ही पक्ष की बात को उजागर किया जाता है, दूसरे पक्ष को किस तरीके से डोमिनेट करना है, डाइवर्ट होना है। निष्पक्ष रूप से आना चाहिए मुद्दे, और आज निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो देश का व्यापारी वर्ग, जैसा कि अखिल भाई ने कहा, देश का किसान, देश का मजदूर, मध्यम श्रेणी वर्ग, आज आप 80 करोड़ लोगों को राशन तो दे रहे हैं, मगर यदि पेट्रोल को जीएसटी में और डीजल पेट्रोल को जीएसटी में ले आएं और उनके रेट कम करें तो आपको किसी को भी फ्री में राशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो पूरे 140 करोड़ देशवासियों के लिए राहत की बात होगी और सबकी एक खुशी की बात होगी। मैं इसके साथ ही एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी ऐसी योजनाएं आना चाहिए कि देश के हर वर्ग को, चाहे वो नीचे का वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, उनको शिक्षित करें और उनको चिकित्सा मुहैया कराएं। इससे खुशहाली आएगी, और जब खुशहाली आएगी तो लोग अपने आप तरक्की करेंगे और अपने आप लोगों का आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों से आप चर्चा करते हैं, बात जज्बात की भी आई, बात आस्था की है। आस्था एक अलग मसला है, निश्चित तौर पर वो एक बड़ा मसला हो सकता है, लेकिन जिसके लिए सरकारें चुनी जाती हैं ये बात उनके लिए है। शिक्षा आपकी जिम्मेदारी है, चिकित्सा आपकी जिम्मेदारी है। मैं फिर दोहराता हूं बार बार, इस वजह से भी कि जज्बाती तौर पर मेरा जुड़ाव है। हम मास्टरों से शिक्षण कार्य छोड़कर हर काम करवा रहे हैं। बहरहाल वापस लौटते हैं। आप युवा हैं, बतौर युवा क्या आपको लगता है मुद्दा? मेरा नाम प्रफुल्ल सक्सेना है और मैं भी एक छोटे से व्यापार से बिलोंग करता हूं। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि जितने भी छोटे व्यापार हो या बड़े व्यापार हो, जैसे सब्जी, किराना और दवाइयाँ, ज्वेलरी, छोटे से लेकर कोई भी बड़ा व्यापार हो, सब पे बड़ी बड़ी कंपनी अपना अधिकार जमाती जा रही हैं। क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से अपना सामान परचेज करती हैं और उसके बाद में वो अपने बड़े बड़े आउटलेट से ऑनलाइन के माध्यम से कंज्यूमर को प्रोवाइड करवा देती हैं। इसके विपरीत जो छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी होते हैं, वो उनके बीच में एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, डीलर। इस माध्यम से उनके पास में जो सामान आता है तो वो कहीं ना कहीं उन बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। उसके कारण क्या है, वो लोग जब विपक्ष में रहते हैं तो विरोध करते हैं कि वॉलमार्ट नहीं आना चाहिए, सत्ता में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं सर। मैं एक व्यापारी के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब वो हम उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जैसे कि हम अपने परिवार का जीवन यापन तो कर ही रहे हैं उस व्यापार से, और हमसे जो और भी आदमी जुड़े हैं उनको भी हम रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब नुकसान होगा तो हमको उस व्यापार को बंद ही करना पड़ेगा, और बंद करके क्या होगा, हम तो बेरोजगार हो ही रहे हैं और हमसे जो लोग जुड़े हैं वो लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा बेरोजगारी संकट बनता जा रहा है। जी, आपका नाम और मुद्दा बहुत शॉर्ट में सर। जी, मैं मनीष शर्मा हूँ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई का काम करता हूँ। बहुत शॉर्ट में मैं महाकौशल क्षेत्र की बात करूँगा, जबलपुर की। लोकसभा में बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे जबलपुर शहर से लगभग 1,50 अरब रुपए का साल भर का टैक्स लिया जाता है और हमें विकास के नाम पे झुंझुना पकड़ा दिया जाता है फ्लाईओवर का और सड़क का।
यहाँ ना तो IITs हैं, ना IIM हैं, ना यहाँ पर किसी बड़े तरीके के कोई इंडस्ट्रीज आई हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो युवा हैं वो लगभग 40 से 45% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हो गए और पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं आपको इस पर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जबलपुर को हटा दिया गया है, जैसा इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था उससे हटा दिया गया है। यहाँ पर जो रीवा जबलपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो नाम था प्रस्तावित था उससे भी जबलपुर को हटा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ खास थी, ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री यहाँ लगने वाली थी, यहाँ पर वो भी इसको शिफ्ट कर दी गई। यहाँ पर डिफेंस क्लस्टर था, यहाँ भी प्रस्तावित था, वो लखनऊ भेज दिया गया। कुल मिलाकर पूरा महाकौशल क्षेत्र केवल टैक्स उगाही का क्षेत्र बन गया है। हर वर्ग पीड़ित है, व्यापारी वर्ग पीड़ित है, छात्र वर्ग पीड़ित है, अभिभावक पीड़ित है। तो ये बड़े मुद्दे हैं। जबकि महाकौशल का जो पोटेंशियल है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, सबसे उपजाऊ जमीन वाला इलाका, पर दिक्कत यह है कि हम सिर्फ वोट के परसेंटेज के नजरिए से या फला नेता का गढ़ या फला नेता का इलाका, उसके हिसाब से अगर सोचेंगे तो दिक्कतें इसी तरह बढ़ेंगी। जी प्लीज, बहुत शॉर्ट में सर। नहीं, मैं ओवरऑल जो शर्मा जी ने बात करी अभी, मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि हम सिर्फ नेताओं को दोष देते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमको भी जागना पड़ेगा। हम जब जागेंगे तो हमारा नेता वैसा काम करेगा। और निश्चित रूप से मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे भोपाल हो, हमसे आगे क्यों निकल गया? क्योंकि वहां के लोगों में एक सकारात्मकता थी। हम सकारात्मकता को छोड़कर नकारात्मकता को ज्यादा पकड़ते हैं। शायद हमारा जबलपुर इसलिए पीछे रह जा रहा है। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि योजनाएं वही हैं, सारी चीजें वही हैं, लेकिन वो आगे बढ़ जा रहा है, हम पीछे रह जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कमी है। हमें आकलन सही करना चाहिए। नेताओं को तो हम जरूर से बांधे, नेताओं को पब्लिक अपील, और वो तब होगा जब आप दरअसल इस तरह से सवाल उठाएंगे। अगर आप खुश हैं, कुछ भी बोलकर, कोई भी नारा लगाकर आप खुश हो सकते हैं। अगर आप खुश हैं, नेता के लिए वो सबसे बेहतरीन कंडीशन है, जबकि आप सवाल नहीं पूछना चाहते। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? ललित जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश का युवा निश्चित रूप से बहुत मेहनती है और हमारे देश के नागरिक भी बहुत ईमानदार हैं। मैं अपने देश के नागरिकों को उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर रहा हूं, परंतु राजनीति जिस तरीके से हो गई है और राजनीति लोगों को जिस तरीके से बरगलाती है अपने भावनात्मक मुद्दों को उठा करके, भ्रम की राजनीति, और उसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल है। मैं पुनः मीडिया को की बात उठा रहा हूं, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया में जिस तरीके से फर्जी बातें आ रही हैं, और आज की तारीख में बिना पढ़े लिखे बच्चों में, हर गरीब मजदूर सबके हाथ में मोबाइल हैं, और उसमें जिस तरीके से मनगढ़ंत बातें आ रही हैं। आज गांधी जी, नेहरू जी को विलेन बनाया जा रहा है। ये क्या है हमारे देश का? कैसी राजनीति हो रही है? आज गोडसे जी को महान बताया जा रहा है। देश कहाँ जा रहा है? आप सोचिए, विचार कीजिए। कम से कम ये राजनीतिक की शुचिता, आज लोग अपने स्वार्थ के पीछे पाला बदलते हैं, आया राम गया राम कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी सिद्धांत की बात करती हैं और उन्हीं लोगों को वापस अपनी पार्टियों में शामिल करते हैं। मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। एक सिद्धांत अपना बना के रखें कि हमने जिसके विरोध में जांच बैठा ली है, जिसके विरोध में आरोप लगाए हैं 3 दिन पहले तक, हमें अब उसको अपने दरवाजे बंद रखना है। मगर आप ले लेते हैं, आम नागरिक ठगा सा महसूस करता है। वो कैसे वोट दे आपको दोबारा, कैसे चुने, कैसे अपना राजनेता बनाए? एक जमाना था जो हमारे देश के लोगों ने, जिनने देश को आज़ादी दिलाई है, आज हमारे भविष्य की युवा पीढ़ी को किस तरीके से संदेश जाएगा? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि राजनीति हो, मगर साथ साथ शुचिता के साथ, और हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रखते हुए राजनीति हो। अब मैं इसे थोड़ा इस तरह से कनेक्ट करना चाहूंगा। जब बात करते हैं तो वो जज्बात भी निकलकर सामने आते हैं। उसकी एक वजह है, जाबाली, ऋषि जाबाली की ये धरती है, फिर जबालीपुरम, और फिर कालांतर में अपभ्रंश होते होते हुए जबलपुर बना। ये जबलपुर इतना जज्बाती है कि जब इसे राजधानी नहीं बनाया गया, इसने उस साल दीपावली नहीं मनाई। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए आखिर इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी महाकौशल उपेक्षित सा क्यों है। अगर आप महाकौशल को सिर्फ कुछ मंत्री पद देकर उसे बांधना या भ्रमित करना चाहते हैं तो वो सवाल भी जाहिरा तौर पर उठेगा। इसी तरह के सवालों के लिए हम लगातार ट्रेन पर सफर कर रहे हैं, तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि गाड़ी बुला रही है। तो ऋषि जाबाली की धरती, पुण्य सलिला मां नर्मदा से पोषित इस उर्वरा भूमि पर
हम पहुंच चुके हैं जबलपुर, जिसे संस्कार धानी भी कहा जाता है। अद्भुत इतिहास इस पूरे नगर का है। इतना ही नहीं, हमने बात की नर्मदापुरम सीट की, जबलपुर सीट को लेकर हमने लोकसभा सीट को लेकर चर्चा की। तो जो सिलसिला हमारा शुरू हुआ था नर्मदापुरम और जबलपुर का, उससे अब यहीं विराम देना होगा। एक और नई सीट के साथ और सबसे बड़े रेल नेटवर्क पर, सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के साथ जो ये कवरेज है, जिसमें हम लगातार वोटर का मानस पटरियों के जरिए भांपने की कोशिश कर रहे हैं, रेल के जरिए भांपने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार जारी है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट विपिन और अपने होस्ट ललित प्रजापति को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और गाड़ी बुला रही है।